नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञानदायनी क्लासेज ऑनलाइन। तो हम पढ़ रहे हैं अनुवांशिकी जेनेटिक्स, जिसमें अभी तक हमने देखा कि रक्त समूह क्या है, रक्त समूह का मतलब समझा हमने और देखा कि रक्त समूह का निर्धारण कैसे होता है। साथ ही साथ हमने देखा कि किस ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किस व्यक्ति को रक्त दे सकता है और कौन रक्त नहीं दे सकता। हमने ये भी देखा था कि ब्लड ग्रुप मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता है और कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राही है। हमने एंटीजन और एंटीबॉडी आदि कॉन्सेप्ट को क्लियर मतलब अच्छी तरह से समझा था। आइए अब हम उसके आगे देखेंगे। अनुवांशिकी की कहानी में आज प्रमुख रोगों और व्याधियों का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि आरएच कारक क्या होता है। तो क्या पढ़ेंगे हम? आरएच कारक के बारे में जानकारी करेंगे। आरएच कारक की खोज देखिए, वैज्ञानिक कार्ल लैंड स्टीनर ने आरएच कारक की खोज किया। इन्होंने बताया कि मनुष्य के रक्त में एक प्रकार का एंटीजन होता है। इन्होंने कहा कि जो मनुष्य का रक्त होता है उसमें एक प्रकार का एंटीजन होता है जिसे आरएच कारक नाम दिया। तो किसने नाम दिया? वैज्ञानिक लैंड स्टीनर ने नाम दिया और कहा, क्या इसका नाम दिया? आरएच कारक। आरएच कारक वैज्ञानिक लैंड स्टीनर ने बताया कि जो मनुष्य का रक्त होता है उसमें एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन मिलती है जिसे क्या कहते हैं? आरएच कारक कहते हैं। ध्यान देना, पहले के समय में कारक माना जाता था और कारक को अब के समय में जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक का मतलब है जीन। तो पहले कारक कहते थे लेकिन अब उसे जीन कहते हैं। तो वैज्ञानिक लैंड स्टीनर ने इसकी खोज किया और इसकी खोज बंदर पर किया। वह बंदर था रीसस। क्या था? रीसस बंदर था। रीसस बंदर था। तो मतलब वैज्ञानिक कार्ल लैंड स्टीनर ने रीसस नाम के बंदर पर किसी खोज किया? आरएच कारक की खोज किया। तो इसके बारे में हमने जान लिया। अब देखेंगे, आप कहोगे कि जिस व्यक्ति के या जिस मनुष्य में यह प्रोटीन पाई जाती है, मतलब जिस व्यक्ति में एक विशिष्ट प्रकार की मतलब आरएच कारक की प्रोटीन मिलती है उसे हम आरएच धनात्मक, उसे हम आरएच धनात्मक, और जिसमें नहीं प्रोटीन मिलती है उसे हम आरएच माइनस मतलब ऋणात्मक कहते हैं। तो आप कहोगे वैज्ञानिक लैंड स्टीनर ने कहा कि जिस व्यक्ति में आरएच कारक प्रोटीन मिलती है वह व्यक्ति आरएच पॉजिटिव होगा और जिस व्यक्ति में यह प्रोटीन नहीं मिलती है वह व्यक्ति आरएच माइनस मतलब आरएच निगेटिव होगा। तो हमने ये चीज़ देखा। अब देखिए, आरएच कारक की मतलब इस एंटीजन मतलब इस प्रोटीन की खास विशेषता यह होती है कि इसमें जन्म से एंटीजन नहीं होता। देखिए, आरएच कारक की खास विशेषता यह होती है कि इसमें जन्म से एंटीजन नहीं होता है। तो हमने ये देखा। और देखिए, एंटीजन एक अपने आप में प्रोटीन है तो इसमें क्या नहीं होगी जन्म से? तो आप कहोगे इसमें एंटीबॉडी जन्म से नहीं होती। तो एंटीबॉडी जन्म से नहीं होती। ध्यान देना, आप कहोगे जिस प्रकार के व्यक्ति में ये प्रोटीन नहीं होगा उसमें जन्म से एंटीबॉडी नहीं होगी। तो हमने इसको देखा। आइए हम देखते हैं कि अपने इंडिया में और यूरोप में आरएच पॉजिटिव आरएच निगेटिव का क्या महत्व है या कितने परसेंटेज व्यक्ति इस कंडीशन में पाए जाते हैं। देखिए, हम बात करते हैं भारत की। तो भारत में होगा क्या? इंडिया मतलब भारत में होता क्या है कि 85% लोग, देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आपके पास 97% लोग क्या हैं? आपके आरएच पॉजिटिव हैं। 97% लोग कैसे हैं? आरएच पॉजिटिव हैं। और यदि हम बात करते हैं यूरोप
यूरोप की, तो यूरोप में क्या है 85% व्यक्ति, कितने 85% व्यक्ति क्या हैं RH पॉजिटिव हैं। और RH निगेटिव की हम बात करते हैं तो इंडिया में मतलब भारत में कितने हैं आपके 3% लोग RH निगेटिव वाले हैं। और 15% लोग कैसे हैं, ये 15% लोग हैं RH पॉजिटिव वाले लोग हैं। तो ध्यान देना यार, फिर से एक बार दोनों श्रेणी को, भारत की बात करते हैं तो 97% कैसे हैं RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति हैं। और यहाँ पर भारत की ही बात करते हैं तो 3% लोग ऐसे हैं जिनमें RH निगेटिव होता है। फिर हम आते हैं यूरोप की, तो यूरोप में 85% व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें RH पॉजिटिव मिलता है रक्त, और 15% ऐसे हैं जिनमें RH निगेटिव रक्त मिलता है। आपके मन में प्रश्न होगा कि आखिरकार इस RH का मतलब इस RH कारक का महत्व क्या है, इसकी चर्चा क्यों की जा रही है। तो आइए हम देखते हैं RH कारक का महत्व। क्या देखेंगे हम, RH कारक का महत्व। पहला है आपका रक्त के आदान प्रदान में, तो हम कहेंगे RH कारक का महत्व। RH कारक का महत्व, देखिए RH कारक का जो महत्व है वह दो प्रकार से होता है। पहला हम देखेंगे रक्त के आदान प्रदान में, रक्त के आदान प्रदान में RH कारक का महत्व। तो हम पहला देखेंगे रक्त के आदान प्रदान में RH कारक का महत्व। देखिए यदि कोई व्यक्ति RH पॉजिटिव है, ध्यान देना, यदि कोई व्यक्ति कैसा है RH पॉजिटिव है, तो आप RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति का रक्त दे सकते हो, मतलब उसके शरीर में रक्त को चढ़ा सकते हो। यदि व्यक्ति RH पॉजिटिव है तो आप किसी दूसरे व्यक्ति का रक्त उसके शरीर में आप चढ़ा सकते हो, प्रवेश करा सकते हो, उसको कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है, यदि कोई व्यक्ति RH माइनस मतलब निगेटिव है, ध्यान दें, यदि कोई व्यक्ति कैसा है RH निगेटिव या माइनस में है तो क्या कंडीशन होगी। तो इस कंडीशन में आप RH पॉजिटिव वाले, ध्यान देना, RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति का रक्त इस व्यक्ति को एक बार दे सकते हैं। फिर से सुनिए आप, यदि कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप RH माइनस है और इसे आप RH प्लस वाली व्यक्ति से रक्त लेना है तो क्या होगा, RH प्लस वाला व्यक्ति केवल एक बार RH माइनस वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है। तो देखिए जब रक्त देगा तो क्या होगा, इसमें पहले से एंटीबॉडी नहीं थी, जब रक्त देगा तो एंटीबॉडी क्या होगा, निर्माण हो जाएगा, एंटीबॉडी यहाँ पे निर्माण होगा। तो RH माइनस व्यक्ति में एंटीबॉडी बन जाएगी, एंटीबॉडी बन जाती है, एंटीबॉडी निर्माण हो जाएगा किसमें, RH निगेटिव वाले व्यक्ति में एक बार एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। लेकिन ध्यान देंगे जब RH माइनस वाले व्यक्ति को RH माइनस वाले व्यक्ति को दूसरी बार रक्त की आवश्यकता पड़ती है, जब RH माइनस वाले व्यक्ति को दूसरी बार रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो क्या होता है, हम रक्त तो चढ़ाएंगे, रक्त तो देंगे, लेकिन रक्त देने पर होता क्या है कि जो RH निगेटिव वाला व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या होगा, जब ये RH प्लस वाला व्यक्ति RH निगेटिव को रक्त पहली बार देगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि क्या होगा, एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। लेकिन जब दूसरी बार ये RH पॉजिटिव से रक्त लेगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो कह देंगे आप मृत्यु, मतलब इसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जन्म से एंटीबॉडी नहीं होती है, एक बार एंटीबॉडी का संश्लेषण हो जाता है लेकिन दूसरी बार इसकी मृत्यु हो जाती है। तो हमने ये चीज़ को देखा, तो आप कहोगे RH कारक का महत्व किसमें है, रक्त के आदान प्रदान में होता है। पुनः ध्यान दें, आप कहोगे एक व्यक्ति है जो RH माइनस मतलब निगेटिव है,
तो उसे रक्त की आवश्यकता है, तो आप उस व्यक्ति को एक बार रक्त दे सकते हैं, उसे आप एक बार रक्त दे सकते हैं। और उसमें जन्म से एंटीबॉडी नहीं थी, इसलिए एक बार रक्त देने पर उसमें एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। लेकिन जब आरएस निगेटिव वाले व्यक्ति को दूसरी बार हम क्या देंगे, आरएस पॉजिटिव वाले व्यक्ति का या किसी भी वर्ग का रक्त देंगे, तो क्या होगा, रक्त देने के बाद रक्त वाहिनियों में या वाहिकाओं में जमा हो जाएगा, थक्का बना लेगा और आरएस निगेटिव वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो हमने देखा आरएच कारक का महत्व। इसी प्रकार हम अगला देखेंगे, जो दूसरा हमें पढ़ना है कि आरएच कारक का और क्या महत्व होता है। तो आइए हम देखते हैं कि आरएच कारक के और क्या क्या महत्व हैं। हम देखेंगे आरएच कारक का जो दूसरा महत्व है, तो आप कहोगे वो दूसरा महत्व क्या है। देखिए, दूसरा महत्व है आपका भ्रूणावस्था में, भ्रूणावस्था में। देखिए, यदि माता आरएस पॉजिटिव है, यदि माता क्या है, आरएस पॉजिटिव है, तो संतान को 2 बार 3 बार या आवश्यकता अनुसार 3-4 बार भी संतान को जन्म दे सकती है। तो आप कहोगे जब माता कैसी है, माता आरएस पॉजिटिव है, तो वह संतानों को जन्म कई बार दे सकती है या एक से अधिक बार दे सकती है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर यह होती है कि यदि माता क्या है, आरएस निगेटिव है, क्या है, आरएस निगेटिव है, तो क्या होगा। देखिए, जब आरएस निगेटिव होगा, मतलब माता होगी, तो आरएस निगेटिव कर लेंगे। यहाँ पर माता क्या है, आरएस निगेटिव है। अब पिता, मतलब यहाँ आरएस पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पिता है। अब देखिए, यहाँ पे होगा ये कि पहली बार संतान बनेगी और संतान का जन्म हो जाएगा। तो ध्यान देना, आरएस निगेटिव की विशेषता होती है कि इसमें जन्म से एंटीबॉडी नहीं होती है। तो माता के पास क्या है, जन्म से एंटीबॉडी नहीं है, और ये आरएस पॉजिटिव है, इसमें एंटीबॉडी है, तो पहली बार एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। तो भ्रूण में क्या होगा, पहली बार मतलब प्रथम गर्भावस्था में क्या होता है कि एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। क्या होता है, एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है, एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार प्रथम गर्भावस्था में इस महिला को, इस माता को कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन ध्यान दें, जब यही माता दूसरी बार गर्भ धारण करती है, तो क्या होता है, होता यह है कि बच्चे की मृत्यु भ्रूण में ही हो जाती है, भ्रूण अवस्था में ही बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। तो ध्यान देंगे, बच्चे की मृत्यु भ्रूण अवस्था मतलब जन्म के पहले भ्रूण अवस्था में हो जाती है। तो आप कहोगे जब माता आरएस निगेटिव है, तो बच्चे की क्या होगा, जन्म से पहले मतलब बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, जन्म के पहले भ्रूण अवस्था में ही मृत्यु हो जाती है। तो इस कहानी को पुनः समझें आप। यदि माता क्या है, माता आरएस निगेटिव है, तो क्या होगा, और पिता आरएस प्लस है, तो प्रथम गर्भावस्था में कोई समस्या नहीं होती है। और लेकिन ध्यान देंगे, क्यों नहीं समस्या होती है, क्योंकि एंटीबॉडी इसके शरीर में कब से नहीं होती है, जन्म से नहीं होती है, तो एंटीबॉडी का निर्माण पहली बार हो जाता है। लेकिन जब दूसरी बार गर्भावस्था होती है, तो बच्चे की मृत्यु हो जाती है जन्म के पहले। तो ध्यान दें, आरएच कारक का यहाँ पर इतना महत्व है, इसलिए हमने देखा आरएच कारक के बारे में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारे पास, वो आता है रक्त समूह से, कि मान लेते हैं एक परिवार में या एक लड़का या पिता मान लेते हैं जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है। ऐसे मानते हैं एक पिता जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, क्या है, ए बी है, और माता
का रक्त समूह क्या है? O है। तो एक पिता जिसका रक्त समूह क्या है? AB है और माता का रक्त समूह क्या है? O है। अब प्रश्न उठता है कि इससे मतलब इन दंपतियों से संतानें क्या बनेगी? तो आइए हम देखते हैं। ब्लड ग्रुप AB की हम बात करते हैं तो मान लेते हैं क्या है? पिता AB, इसके पास ध्यान देना 2 जीन होंगे, पहला होगा IA, दूसरा होगा IB। जीन क्या होंगे? IA होगा और IB होगा। उसके बाद हम बात करते हैं माता की, तो माता का ब्लड ग्रुप है O, इसके पास 2 जीन होंगे I0। तो पहले हम एक बार पुनः प्रश्न को समझते हैं। देखिए प्रश्न हमारे पास ये है कि पिता है, मतलब एक पिता है जिसका ब्लड ग्रुप AB है और माता है जिसका ब्लड ग्रुप O है। अब प्रश्न उठता है कि इन दोनों दंपतियों से किस प्रकार की मतलब जो संतान बनेगी उसका रक्त समूह क्या होगा? तो देखिए पिता के पास जो रक्त समूह है उसमें 2 जीन मिलेंगे, पहला IA जीन मिलेगा, दूसरा IB जीन मिलेगा। और माता के पास जो रक्त समूह है उसमें भी 2 प्रकार के क्या मिलेंगे? जीन मिलेंगे, I0 मिलेगा, I0 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे? इनका क्रॉस कराएंगे। तो देखिए ब्लड ग्रुप IA बना और दूसरा बनेगा, ये हमारे पास मिलेगा, हाँ यहाँ से मिलेगा IA I0 मिलेगा और यहाँ से मिलेगा IB I0, मतलब ये जीन है। और हम जानते हैं कि ये प्रभावी है और ये अप्रभावी, मतलब ये बनाएगा ब्लड ग्रुप A और ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है, ये बनाएगा ब्लड ग्रुप B। तो देखिए हमने देखा जीन हमारे पास IA IB है, जीन I0 है, हमने क्रॉस कराया तो हमें जीन IA I0 मिला, जीन IB I0 मिला। तो हमने देखा ब्लड ग्रुप A, मतलब ब्लड ग्रुप A हो सकता है अथवा B हो सकता है। तो आप कहोगे इस प्रकार के जो दंपत्ति होंगे उनके संतानों में रक्त समूह ब्लड ग्रुप A हो सकता है अथवा B हो सकता है। तो हमने इस छोटे से प्रश्न का उत्तर दिया। आइए हम देखते हैं कि अब हमें आगे क्या पढ़ना है, अगली क्या चीज़ पढ़ना है। तो अगली चीज़ जो पढ़ना है वह है आपकी रंजकहीनता। क्या है? रंजकहीनता। आइए हम समझते हैं कि रंजकहीनता क्या होता है, क्या समझेंगे। तो हम जो पहले पढ़ेंगे उसकी क्या हेडिंग है? वो हेडिंग है आपकी रंजकहीनता। तो देखिए रंजकहीनता क्या होता है, हम कहेंगे रंजकहीनता। रंजकहीनता, देखिए आप कहोगे रंजकहीनता क्या होती है, इसे आइए हम समझते हैं। मनुष्य की त्वचा में एक प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। ध्यान देंगे आप, मनुष्य की त्वचा में एक प्रकार की प्रोटीन मिलती है जिसे क्या कहते हैं? जिसे मिलेनिन कहते हैं। मिलेनिन कहते हैं। ध्यान देना, मनुष्य की त्वचा में एक प्रकार की प्रोटीन मिलती है, एक प्रकार की प्रोटीन मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं? मिलेनिन कहते हैं। और यह प्रोटीन व्यक्ति के शरीर को रंग प्रदान करती है। यह प्रोटीन व्यक्ति के शरीर को रंग प्रदान करती है। ध्यान देना, जिस व्यक्ति में मिलेनिन प्रोटीन अधिक मात्रा में होगा वह व्यक्ति कैसा होगा? काला दिखाई देगा। जिस व्यक्ति में मिलेनिन नाम की प्रोटीन अधिक होगी या अधिक मात्रा में होगी वह व्यक्ति काले रंग का दिखाई देगा या सांवला दिखाई देगा। और जिस व्यक्ति में मिलेनिन प्रोटीन कम मात्रा की होगी अथवा अल्प मात्रा में होगी, मतलब बहुत ही कम मात्रा में होगी, तो वह व्यक्ति गोरा दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? गोरा दिखाई देगा। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर है, जिस व्यक्ति में सामान्य प्रोटीन होगी, कैसी होगी? मिलेनिन की मात्रा सामान्य होगी, वह सामान्य व्यक्ति दिखाई देगा। न तो बहुत गोरा होगा न तो काला होगा। तो वो हम यहाँ पर जो गोरे और काले की बात कर रहे हैं, यहाँ हम सिलेबस से हटे नहीं हैं। हमारा मतलब है मिलेनिन से। किससे है? मिलेनिन से संबंध है। अब देखिए यहाँ पर आप कहोगे कि इसका मतलब क्या है कि हम काला और गोरा बताए, उसके बाद आगे हमें क्या बताना है।
आप कहोगे जिस व्यक्ति में क्या होता है, मिलेनिन के लिए जो जीन मिलते हैं, मान लेते हैं जीन IA और IA, सॉरी जीन A और स्मॉल a, मतलब कैपिटल A स्मॉल a, वैसे जीन कैपिटल A स्मॉल a। तो मान लेते हैं मिलेनिन प्रोटीन के पास या प्रोटीन के लिए हमारे पास दो जीन है, पहला कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल A स्मॉल a। अब मान लेते हैं ये दोनों जीन क्या हैं, अप्रभावी हैं। तो आप कहोगे मिलेनिन प्रोटीन के लिए कोई एक जीन क्या होता है, अप्रभावी होता है, मतलब इस प्रोटीन के लिए कोई एक जीन क्या होता है, अप्रभावी होता है। तो जीन के अप्रभावी होने के कारण, जीन के अप्रभावी होने के कारण व्यक्ति की त्वचा, बाल और क्या होते हैं, आँखें सफ़ेद रंग की दिखाई देने लगती हैं या दिखाई देती हैं। तो आप कहोगे त्वचा, बाल, आँखें सफ़ेद रंग की दिखाई देने लगेंगी। रोग की इसी दशा को या इस दशा को, रोग की इस दशा को रंजकहीनता कहते हैं। रोग की इस दशा को रंजकहीनता कहते हैं। तो आप कहोगे यही रोग क्या है, रंजकहीनता है। तो हमने ये देखा, पुनः देखते हैं। रंजकहीनता, सभी व्यक्तियों के शरीर में एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन मिलती है जिसे मिलेनिन कहते हैं। जिस व्यक्ति में यह प्रोटीन अधिक मात्रा में मिलेगी वह व्यक्ति अधिक गोरा होगा, काला होगा, और जिस व्यक्ति में यह प्रोटीन कम मात्रा में मिलेगी वह व्यक्ति कैसा होगा, गोरा होगा। उसके बाद कहोगे कभी कभी इस मिलेनिन प्रोटीन के लिए जो जीन होता है वह अप्रभावी होता है। वह जीन क्या होता है, अप्रभावी होता है, जिसके कारण व्यक्ति की त्वचा, बाल और आँखें सफ़ेद रंग की दिखाई देती हैं। कैसी दिखाई देती हैं, सफ़ेद रंग की दिखाई देती हैं। जब व्यक्ति की आँखें, बाल, त्वचा आदि सफ़ेद रंग की दिखाई देती हैं तो रोग की इस दशा को हम क्या कहते हैं, रंजकहीनता कहते हैं। रोग की इस दशा को हम रंजकहीनता कहते हैं। आइए हम इसे आरेख द्वारा समझ लेते हैं। किसके द्वारा, आरेख द्वारा समझ लेते हैं कि रंजकहीनता को कैसे दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास जीन है, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ये इस रूप में बढ़ जाएगा। उसके बाद ये इसके साथ, तो ये कैपिटल ए बनाएगा, ये इसके साथ स्मॉल ए बना लेगा, और ये क्या होगा, इसके साथ क्रॉस कराएंगे और इसका हम इसके साथ क्रॉस कराएंगे। तो ये है किसका आरेख, ये है रंजकहीनता का आरेख। किसका आरेख है, रंजकहीनता का आरेख है। तो हम देखेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए बना, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए बना। इसका मतलब इसका हमने क्रॉस इसके साथ कराया तो परिणाम ये मिला। दूसरे का क्रॉस हम स्मॉल ए के साथ कराया तो परिणाम ये मिला। मतलब दो परिणाम हमको क्लियर रूप से, मतलब स्पष्ट तरीके से समझ में आए हैं। तीसरे में क्या, मतलब इसमें क्या होगा, कैपिटल ए और स्मॉल ए के साथ क्रॉस कराया, और इसमें क्या होगा, देखिए इसमें हम स्मॉल ए और कैपिटल ए के साथ क्रॉस कराएंगे तो परिणाम हमको ये मिलेगा। तो ये था आरेख। अब हम आगे देखेंगे कि अगली व्याधियाँ कौन सी हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसी प्रकार अगली व्याधियाँ कौन सी है। तो अगली जो व्याधि है वह है क्या, अगली जो व्याधि है वह है एल कैप्टोनूरिया। क्या है आपका, नोरिया, एल कैप्टोनूरिया। देखिए एल कैप्टोनूरिया क्या व्याधि है। आप कहोगे यह व्याधि छोटे बच्चों में अधिक होता है, यह व्याधि छोटे बच्चों में अधिक होता है। और इस व्याधि में होता क्या है आपका, कि जो व्यक्ति होगा या बच्चा होगा उसके यूरिन में, मतलब पेशाब में क्या होता है, एक आपका टायरोसिन नमक विकार मतलब एक अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है,
वह होमोजेनेटिक अम्ल में बदल जाता है, वह होमोजेनेटिक अम्ल में बदल जाता है और यूरिन के साथ बाहर निकलता है, मतलब मूत्र के साथ बाहर निकलता है। और जब उस व्यक्ति का मूत्र शुद्ध वातावरण में पड़ता है तो क्या होता है, वह काला पड़ जाता है। तो आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं। आप कहोगे फिनाइलानीन का अपचयन होने के बाद टायरोसिन अम्ल से क्या बनेगा, आपका एल्कप्टोन बनता है। तो देखिए फिनाइलानीन, ये क्या है, फिनाइलानीन ये है अमीनो अम्ल। क्या है, अमीनो अम्ल। इसके उपापचय से क्या बनता है, आपका टायरोसिन बनता है, टायरोसिन बनता है। और टायरोसिन के अपचयन से, मतलब अपघटन से क्या बनता है, आपका ये बनाता है आपका एल्केप्टोन। क्या बनाता है, एल्केप्टोन बनाता है। इसी एल्केप्टोन का नाम है होमोजेनेटिक अम्ल। क्या है इसी का नाम, होमोजेनेटिक अम्ल, ये इसका नाम है। तो आप कहोगे कि जब फिनाइलानीन ये अमीनो अम्ल होता है, इसका उपपचय होता है, टायरोसिन बनता है और टायरोसिन के अपघटन से क्या बनता है, आपका एल्केप्टोन बनता है अथवा होमोजेनेटिक अम्ल बनता है। जब ये बनेगा तो होगा क्या कि होमोजेनेटिक अम्ल का आगे चल के उपापचय प्रक्रम में पूर्णतः अपघटन नहीं हो पाता, इसका नहीं हो पाता। ये CO2 और जल के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है, CO2 और जल के रूप में रहता है, लेकिन इसका आगे खंडन नहीं हो पाता है, यहीं पे ये अवरोध हो जाता है। जब इसका प्रभावी ये खंडित नहीं होता है तो ये अवरोध हो जाता है। और अवरोध होने के कारण क्या होता है कि इसकी रक्त में सांद्रता, ध्यान देंगे आप, अब इस अम्ल की, मतलब होमोजेनेटिक अम्ल की सांद्रता रक्त में, कहाँ पर, रक्त में इसकी सांद्रता बढ़ती है। और जब रक्त में इसकी सांद्रता बढ़ती है तो उत्सर्जन प्रक्रम द्वारा, मतलब रक्त में सांद्रता बढ़ेगी तो ये क्या होगा, आपका ये उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा या प्रक्रम द्वारा यूरिन में चला आएगा। ये चीज़ क्या होगा, यूरिन में चला आएगा। और जब यूरिन में आएगा तो यूरिन के साथ, मतलब मूत्र के साथ ये बाहर निकलेगा। और जो भी व्यक्ति ऐसा है जिसको एल्केप्टोनूरिया रोग हुआ है, उस व्यक्ति को, मतलब जब वह मूत्र करता है तो कुछ समय बाद उसका यूरिन या मूत्र कैसे हो जाता है, वायु के संपर्क में आकर कैसे हो जाता है, काले रंग में बदल जाता है। किस रंग में, तो देखिए मूत्र किससे क्रिया करेगा, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, मतलब वायु से क्रिया करेगा और काले रंग में बदल जाएगा। तो आप कहोगे इसी रोग की दशा को हम क्या कहते हैं, इसी रोग की दशा को हम एल्केप्टोनूरिया कहते हैं। और यह रोग क्यों प्राप्त होता है, यह रोग प्राप्त होता है कि बच्चा जो होता है वह माता पिता से एक दोषपूर्ण जीन प्राप्त करता है। यह रोग प्राप्त होता है कि बच्चा माता पिता से एक दोषपूर्ण जीन को प्राप्त करता है। तो हमने देखा कि एल्केप्टोनूरिया रोग को, आइए हम एक बार संक्षेप में इसे समझ लेते हैं। देखिए एल्केप्टोनूरिया में होता क्या है, फिनाइलानीन एक अमीनो अम्ल है, यह टायरोसिन मतलब अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल का उपचय होगा तो टायरोसिन में बदलेगा और टायरोसिन के उपचय से क्या बनेगा, एल्केप्टोन बनेगा। एल्केप्टोन का दूसरा नाम क्या है, होमोजेनेटिक अम्ल है। क्या है, होमोजेनेटिक अम्ल है। इसका खंडन CO2 और पानी में हो जाता है।
पानी में हो जाता है और इसके आगे इसका उपापचय नहीं हो पाता, इसके आगे इसका उपापचय नहीं हो पाता। इसलिए रक्त में होमोजेंसिटिक अम्ल की मात्रा बढ़ती है। इसलिए रक्त में होमोजेंसिटिक रक्त की मात्रा मतलब जेनेटिक अम्ल की मात्रा रक्त में बढ़ती है और यह उत्सर्जन प्रक्रम द्वारा, यह अम्ल उत्सर्जन प्रक्रम द्वारा मूत्र के साथ बाहर निकलता है। मूत्र के साथ क्या होगा, शरीर से बाहर निकलता है और जब शरीर से बाहर निकलता है तो इस व्यक्ति के यूरिन को यदि वायु से क्रिया कराएं या वायु से जब इस व्यक्ति का यूरिन क्रिया करता है मतलब मूत्र क्रिया करता है तो वह काले रंग का बदल जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी जब बदल जाएगा तो इसी रोग को हम क्या कहेंगे, एल्केप्टोनूरिया कहेंगे। इस रोग में बच्चा माता पिता से एक एक दोषपूर्ण जीन को प्राप्त करता है। तो आज हमने देखा आनुवंशिकी में कि रक्त समूह से संबंधित प्रश्न 1-2 और उसके बाद हमने देखा आरएच कारक के बारे में और लास्ट में हमने देखा एल्केप्टोनूरिया। अगले भाग में हम पढ़ेंगे कि इसके आगे मतलब अगले भाग में हम पढ़ेंगे कि एल्केप्टोनूरिया और इसके आगे के जैसे कुछ प्रमुख वर्णांध व्यक्तियों के रोग जैसे वर्णांधता हो गया, हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया आदि का हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक। इसके आगे हम अगली कहानी आनुवंशिकी की पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, जो ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को यदि पूरा देखते हैं और आपको ऐसे ही वीडियो की रुचि है या ऐसे ही वीडियो को पढ़ने में मतलब अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। आपको नए नए वीडियो समय से मिलेंगे और जो भी समस्या होगी आप इस कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।